हेलो गाइस, एग्जाम के दिन चल रहे होंगे आपके और माइक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर के साथ खत्म हो जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट वाली यूनिट 4 फॉर्म्स ऑफ मार्केट परफेक्ट कंपटीशन शुरू की थी, जिसमें मैंने 4 चैप्टर बनाए थे। तो ये चौथे वाला चैप्टर है जिसमें डिमांड एंड सप्लाई की कुछ सिंपल एप्लीकेशंस करेंगे। मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आज इसको खत्म करा दूंगा। ये तुम्हें इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारे डायग्राम्स हैं। अब इन डायग्राम्स को मेरे साथ एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में कर लोगे तो बिल्कुल इजी लगने लगेगी। थोड़ा सा कहा जाता है कि इस चैप्टर को करने के लिए फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड और फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई की थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है। वो खामियां भी हम यहां पूरी कर लेंगे, हम साथ के साथ सब कुछ करेंगे। डायग्राम कैसे बनाने हैं, कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, क्या क्या डायग्राम में दिखाना जरूरी है, एक एक चीज पे फोकस करेंगे और आज माइक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म कर देंगे। फिर इस वीडियो लेक्चर के बाद गाइस आपके पास स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस आने लगेंगी जिसमें हम न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा भी है आपके लिए कि सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात करेंगे। ऐसे आपको बताया था मार्केट इक्विलिब्रियम का ये पॉइंट होता है। इसमें कुछ बदलाव की बात करेंगे यहां पर। ये एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। देखो इस चैप्टर की थीम क्या है, इस चैप्टर में आपको बताना है अगर ये दो सिंपल साफ सुथरे जो कर्व दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, डिमांड एंड सप्लाई ऐसे में इक्विलिब्रियम बनाए हुए हैं, अगर इनमें कोई बदलाव आ जाए, ये अपनी पोजीशन से खिसक जाए, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड कैसे भी खिसक जाए, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है, क्या बदलाव आते हैं मार्केट में, वो बताने हैं। बहुत आसान है, अगर सिंपल स्टेप्स के साथ मेरे साथ चलते रहोगे बहुत आसान है। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है। देखिए इस चैप्टर में आपको ये सब केसेस पढ़ने हैं कि डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, सप्लाई इंक्रीज हो जाए या सप्लाई डिक्रीज हो जाए, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी पे क्या चेंज आएंगे। और अगर दोनों ही एक साथ इंक्रीज हो जाए, दोनों के लिए वर्ड यूज किया साइमल्टेनियस, इसको बोलते हैं एक साथ, दोनों एक साथ इंक्रीज हो तो क्या फर्क पड़ेगा। साइमल्टेनियस डिमांड एंड सप्लाई दोनों एक साथ डिक्रीज हो तो क्या फर्क पड़ेगा। एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, या एक सप्लाई इंक्रीज हो जाए और डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। और लास्ट में कुछ स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिसिटी है। कुल मिला के आप लोगों को इस चैप्टर में 20 डायग्राम बताऊंगा। आप कहोगे सर 20 डायग्राम याद करने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे यार, लाइफ में तहलका आ जाएगा। गाइस याद एक भी नहीं करना है, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए कि किसी भी डायग्राम में आपको किस चीज पे फोकस करना है, काम वहीं ओके रिपोर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए, जब भी मैं बोलूं इंक्रीज इन डिमांड तो ऐसे लिखूंगा इंक्रीज इन डिमांड। तो जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि ये डिमांड कर्व है तो ये इस तरफ चला जाएगा, राइटवर्ड शिफ्ट। देखो एरो मैंने बनाई है, यहां पर एरोस बनाऊंगा, एरो का इंपॉर्टेंट खेल होगा, बेसिक कुछ पहले बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं डिक्रीज इन डिमांड तो ऐसे लिख दूंगा मैं उसको, ठीक है। और जब भी डिमांड डिक्रीज होगी तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड चला जाएगा, ये देखो ऐसे चला गया। हालांकि नाम मैं अलग दूंगा, पुराने डिमांड कर्व का नाम D1 D1, नए डिमांड कर्व का नाम D2 D2, वो तो डायग्राम का खेल जब शुरू होगा तब करेंगे। जो बेसिक बातें जानने की है, सप्लाई के बारे में जानना है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कैसे करते हैं। तो गाइज ये सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व इस तरफ आ जाता है जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और अगर सप्लाई डिक्रीज हो तो सप्लाई कर्व किस तरफ चला जाएगा, ये सप्लाई कर्व है पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये बैकवर्ड यानी लेफ्टवर्ड ऐसे चला जाता है। तो ये डिक्रीज इन सप्लाई को शो करता है, ठीक है। कुछ ऐसे सिंबल्स मैं यूज करूंगा ताकि हमारे और तुम्हारे बीच में जो ट्यूनिंग है वो अच्छी हो जाए और सिंबल्स की गेम में हम थोड़े आगे बढ़ जाए। लेकिन सिंबल आपको एग्जाम में यूज नहीं करने हैं, आपको बिल्कुल ठीक से बनाने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करूंगा, जब डिमांड बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, यानी कौन इंक्रीज होता है कौन डिक्रीज होता है, क्या चक्कर है। तो सिंपल देखो केस बनाया है, यहां पर लिखा है इंक्रीज इन डिमांड। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये क्वेश्चन आएगा। आप लोगों को क्या करना है, इफेक्ट बताने के लिए सबसे पहले हर एक जितने भी डायग्राम बनाऊंगा सबके लिए ये ज्यादातर में 90% काम करेगा, ठीक है। लास्ट के इलास्टिसिटी वाले केस थोड़े अलग है बस, ठीक है। आपको सबसे पहले मार्केट इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना लेना है जिसमें यह बताना है ये मेरा डिमांड कर्व है D1 D1, पुराना डिमांड कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व, इनिशियल डिमांड कर्व, कुछ भी बोल सकते हो। ये पुराना सप्लाई कर्व या इनिशियल सप्लाई कर्व, और यहां पर ये OP1 इक्विलिब्रियम प्राइस, साफ सा लिख दो थोड़ा सा, हाँ OP1 इक्विलिब्रियम प्राइस, और यहां से OQ1 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनिशियल,
और यहां पर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1, ये इनिशियल है, सब कुछ ये इनिशियल है। डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जब आप डायग्राम एक्सप्लेन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा डायग्राम में D1 इज द इनिशियल डिमांड कर्व, S1 इज द इनिशियल सप्लाई कर्व, E1 इज द इक्विलिब्रियम मार्केट पॉइंट दैट इज इनिशियल, OP1 इज इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ1 इज इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब चलेंगे क्वेश्चन की डायरेक्शन के हिसाब से। क्वेश्चन बोल रहा है डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया, देखो डिमांड इंक्रीज होती है तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो बस कुछ नहीं करना हमने, यहां पर डिमांड कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे और देखेंगे क्या खेल खेला जाता है। ये डिमांड कर्व है राइट साइड, मतलब इस तरफ। इस डायग्राम में रेड लाइन मैंने ये बनाई और इसका नाम रखा D2। तो नाउ द न्यू डिमांड कर्व इज D2। अब ये कहता है पुराने वाले इस वाले डिमांड कर्व को भूल जाओ, नया डिमांड कर्व है, सप्लाई में कोई बदलाव की बात नहीं की है, तो सप्लाई कर्व यही रहेगा S1। तो अब मार्केट डिमांड और सप्लाई कर्व नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना रहे हैं। पहले ये था E1, अब E2 हो गया, बस ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट एस्टैब्लिश हो गया। यहां पर देखो प्राइस और क्वांटिटी कितनी है इक्विलिब्रियम पे, तो देखो सामने ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस OP2 और इधर क्वांटिटी ये OQ2, और पहले से कंपेयर कर लो, पहले ये था तो इससे ज्यादा है, अब पहले क्वांटिटी इतनी थी तो इससे ज्यादा है अब। तो इंपैक्ट क्या हुआ, आपको इंपैक्ट बताना है। इंपैक्ट गाइस, इंपैक्ट क्या हुआ, इंपैक्ट हुआ कि इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया और साथ में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा हो गई, यानी इक्विलिब्रियम प्राइस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम OP1 टू OP2 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम OQ1 टू OQ2। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है, ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी आता है, यानी अब तो तुम्हारा क्राइटेरिया 2 नंबर और 5 नंबर का है, दोनों में आ सकता है। अगर 2 नंबर में आएगा तो सिंपल ये डायग्राम रफ में बना लेना और आपको कंक्लूजन के बारे में बात करनी होगी, सिर्फ इसके बारे में कि इसकी वजह से प्राइस बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी, दैट्स इट। लेकिन अगर ये लॉन्ग 5-6 नंबर में आता है तो आपको ये डायग्राम अच्छे से बनाना होगा। और ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो यहां पर एरो से भी समझा दो कि नया डिमांड कर्व नेक्स्ट है। आपके पास तो कलर नहीं होंगे, आप नए वाले जो मैंने रेड लाइन से बनाया है इसको डॉट डॉट करके बना लेना, मतलब डॉट 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 करके डायग्राम बना लेना ताकि दिखाई दे कि ये नया डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व का कंक्लूजन ये बनेगा गाइस, ठीक है। ऐसे अभी तो मैंने आपको पूरा एकदम से सब कुछ डीपली एक्सप्लेन करके बता दिया। अब मानूंगा कि आपको पता है कि हर डायग्राम में इक्विलिब्रियम तो बनेगा ही बनेगा, बाकी कार्यवाही आगे। तो इट वॉज अवर केस नंबर 1, यानी पहला डायग्राम था ये, मैंने यहां मार्क कर दिया पहला डायग्राम, ठीक है ना। दूसरा डायग्राम में बात करेंगे जब डिमांड डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा। देखिए ये डिमांड डिक्रीज के बारे में बात हो रही है तो क्या होगा भैया, डिमांड डिक्रीज हो जाए तो पहले तो ये डायग्राम बना लो नॉर्मल, ठीक है। फिर डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो, यहां पर मान लो ये मेरा D1 पुराना डिमांड कर्व, S1 पुराना सप्लाई कर्व। तो डिमांड अगर डिक्रीज हो गई है तो डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया मैंने और इसका नाम रखा D2। जहां पर शिफ्ट किया उसकी तरफ एरो भी डाल दी। अब पुराने वाले डिमांड कर्व को भूल जाओ, नया वाला डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो इसने देखो बोला प्राइस तो हो गया OP2 जो कि पहले से कम है, तो एरो दिखा दी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी नीचे आई OQ2 जो कि पहले से कम है, तो लेफ्ट वर्ड की तरफ हमने एरो दिखा दी। तो साफ ये पता लगा यहां पर, कुछ बोले तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट हो गया फ्रॉम E1 टू E2, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी पे इंपैक्ट बताना है। इंपैक्ट बनेगा प्राइस तो पहले से कम हो गया, क्वांटिटी भी पहले से कम हो गई, तो ये हमारा कंक्लूजन है गाइस। इस पर ही इफेक्ट बताना होता है। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द परफेक्ट कंपटीशन और अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो दिस इज द इफेक्ट, इस डायग्राम से पता लगा। ओके रिपोर्ट गाइस, ये हमारा सेकंड डायग्राम है, ठीक है। फर्स्ट वाला दोबारा देख लो, इंक्रीज इन डिमांड, दूसरे वाला देख लो डिक्रीज इन डिमांड। लेकिन क्वेश्चन में आपको थोड़ा और मुश्किल करके बोल सकता है, बताओ जब डिमांड चेंज होगी तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस चेंज इन डिमांड के बारे में बोल रहा है, तो चेंज का मतलब इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। तो इस केस में आप 2 काम कर सकते हो, या तो ये इंक्रीज वाला डायग्राम और डिक्रीज वाला डायग्राम दोनों अलग अलग बनाओ, या दोनों को एक साथ बना सकते हो। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो दोनों को एक साथ बनाते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर दोनों को ही पूरे मिलेंगे, बस यहां काम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। दोनों को एक साथ बनाएंगे तो मैं चेंज इन डिमांड, यानी यहां पर इंक्रीज इन डिमांड की बात भी कर रहा हूं और डिक्रीज इन डिमांड की बात भी कर रहा हूं कि दोनों का क्या फर्क पड़ेगा। तो यहां पर इंक्रीज इन डिमांड पहले बना दिया, फिर इससे बताया गया देखो नया इक्विलिब्रियम प्राइस P2 है, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 है, यानी ये दोनों बढ़ गए हैं, ठीक है जी। इसका नाम रखा D2,
D2 दोनों कॉर्नर पे लिख दिया इसके, ठीक है ना। अब आप बता सकते हो कि अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए तो वो भी, तो मैं अब पेन चेंज कर लेता हूं, ये D3 नाम बदल दो, D3 हो गया। तो अब नया इक्विलिब्रियम, पहले ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब इसको ही भूल जाओ, अब ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, सप्लाई की तो बात चेंज में हो नहीं रही, तो इसका नाम E3 दिया, यहां से दिखाई दिया इक्विलिब्रियम प्राइस नया जिसका नाम P3 दे दिया, नाम चेंज ही करना है, 1 2 3 4 जो मर्जी लिखो, ये पहले से कम हो गया, और क्वांटिटी Q3 ये पहले से कम हो गई। पहले से मतलब इससे कंपेयर करना है बार बार, ओरिजिनल से इससे कंपेयर करना है, इस वाले पॉइंट से कंपेयर करना है बार बार, ठीक है गाइस। तो ये चेंज इन डिमांड का कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहां पर आपको दोनों कंक्लूजन लिखने पड़ेंगे, ये वाला कंक्लूजन भी जो पिछले डायग्राम में था, और ये वाला कंक्लूजन भी जो उससे पिछले डायग्राम में था गाइस। ये तो डिमांड का केस था, सिंपल सोबर में चलेंगे, अब सप्लाई के केसेस पे आएंगे। पानी पीना बहुत जरूरी है, तुम भी बीच बीच में पानी पी सकते हो गाइस। अब सप्लाई के केसेस पे आते हैं, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। तो हियर इज द केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज होती है तो सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो मैंने यहां राइटवर्ड सिंपली शिफ्ट कर दिया, सप्लाई का एरो भी बना दी, इसका नाम S2 दिया है, ठीक है। इससे क्या हुआ, पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था E1, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे मिला E2 पे। तो यहां से देखो प्राइस कितना है, प्राइस ये है, पहले मान लो OP1 था, अब OP2 है। क्वांटिटी कितनी है, पहले मान लो OQ1 थी, अब OQ2 है। तो प्राइस पहले से कम हो गया, क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो गई, और इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो गया। तो मेरा इंपैक्ट क्या निकलेगा, इंपैक्ट आएगा कि प्राइस विल फॉल एंड क्वांटिटी विल इंक्रीज। तो ये इंपैक्ट होगा दोस्तों इंक्रीज इन सप्लाई का। अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, तो डिक्रीज इन सप्लाई का नेक्स्ट केस है हमारे पास, सप्लाई डिक्रीज हो तो सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। मैंने एरो भी बना दिया, कहां शिफ्ट हुआ है इसका नाम देना जरूरी है, S2 ये पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 बन गया। यहां पर प्राइस पहले से ज्यादा P2, और क्वांटिटी देख लो नीचे Q2 पहले से कम। तो हुआ क्या, इंपैक्ट ये प्राइस इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी पहले से कम यानी डिक्रीज हो गई। तो ये इंपैक्ट है गाइस। इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करके भी बोल सकता है, बोलेगा चेंज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे, वो बता दो। तो इसमें ये वाला इंक्रीज इन सप्लाई और ये वाला डिक्रीज इन सप्लाई, दोनों अलग अलग डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन दोनों को कंबाइन करके बनाना चाहो तो चेंज इन सप्लाई का मैं यहां पर सिखाऊंगा आपको। तो सप्लाई को एक बार राइटवर्ड शिफ्ट करना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, एक बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है, ठीक है। फिर इंपैक्ट देख लो चेंज का क्या होता है। जब राइटवर्ड शिफ्ट किया तो इसका नाम दे दिया S2, इक्विलिब्रियम पॉइंट बना E2, नया इक्विलिब्रियम प्राइस P2, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2, ठीक है। ये पहले से कम हो गई, ये पहले से ज्यादा हो गई, ठीक है दोस्तों। अब ये इंक्रीज वाला केस यहां बता दिया। अब डिक्रीज वाले केस पे देखो, बैकवर्ड सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, इसका नाम S3 दिया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E3, इसने जो प्राइस बनाया P3 जो कि इससे ज्यादा है, बढ़ गया। फिर इसने जो क्वांटिटी बनाई Q3 OQ3 जो कि कम है, इससे कम है, तो ये कंबाइंड बन गया, ठीक है। तो आपको डायग्राम इसी तरीके से बनाने हैं। ये मैंने आपको केसेस बता दिए जब डिमांड या सप्लाई दोनों में से कोई भी इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या दोनों एक साथ हो जाए। लेकिन असलियत में क्या हो सकता है, डिमांड और सप्लाई दोनों एक साथ भी इंक्रीज हो सकते हैं, एक साथ डिक्रीज भी हो सकते हैं। वो वाले केसेस अब पढ़ते हैं। देखो यहां पर लिखा है मैंने साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ, साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड भी बढ़ने लगे और सप्लाई भी बढ़ने लगे, दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक नहीं बढ़ रहा, तब क्या होगा सर। अभी तक तो आप बता रहे थे किसी एक में बदलाव आ रहा है, लेकिन अब दोनों में बदलाव आ रहे हैं, अब बता दो। तो गाइस जब दोनों में बदलाव आएंगे ना, इसके मैं 3 टुकड़े कर दूंगा, 3 केस बना सकता हूं। केस ये भी बना सकते, देखो 3 केस क्या बना सकता हूं, दोनों में इंक्रीज हो रहा है। तो केस बन सकता है या तो दोनों इक्वल इंक्रीज करें, जैसे कि मान लो डिमांड 100 से 200 हो गई तो सप्लाई भी 100 से 200, दोनों बराबरी की इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड 100 से 200 हुई लेकिन सप्लाई 100 से 150 हुई, यानी डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो गया, ठीक है। ये केस 2 वेयर इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि डिमांड में इंक्रीज जो है वो थोड़ा सा हो, जैसे 100 से 150, लेकिन सप्लाई में इंक्रीज ज्यादा हो गया हो, तो इट इज इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। इन तीनों केस में दोनों बढ़ रहे हैं, इसमें दोनों इक्वल बढ़ रहे हैं, इसमें डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, इसमें सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। तीनों के अलग अलग डायग्राम बनेंगे। आपने करना क्या है मैं बताऊंगा। पहला केस यहां पर लिख दिया मैंने, जब दोनों इक्वल इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा। पेन चेंज कर लेते हैं, क्या होगा, क्या इक्वल इंक्रीज हो मतलब जितना मैं डिमांड को बढ़ाऊंगा उसी गैप से सप्लाई को भी बढ़ा दूं। तो डिमांड के लिए मैंने एक कर्व बनाया, ये D2 न्यू डिमांड कर्व है,
ठीक है, जितना मैंने डिमांड को बढ़ाया है उतना ही सप्लाई को बढ़ाना है। तो गाइस ये मैंने नया कर्व बनाया सप्लाई के लिए S2, ठीक है। तो पहले ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि प्राइस कितना है, प्राइस सामने देख लो, मुझे यहां पर लाइन ले जानी पड़ेगी। तो प्राइस यही है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया। अगर आपको लग रहा है कि सर आपका थोड़ा सा ऊपर है ये, तो वो तो इक्वल जब एग्जैक्ट होगा, यानी दोनों का गैप इक्वल होगा, तो ये सामने ही आएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी पहले से ज्यादा हो गई है। तो यहां पर अगर इसका इंपैक्ट बताओगे कि क्या होगा, तो इसमें हमें बोलना है नो चेंज इन प्राइस, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट इन दैट केस, ओनली क्वांटिटी विल इंक्रीज, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखो, जब डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है इंक्रीज इन सप्लाई से, यानी डिमांड कर्व ज्यादा गैप से बढ़ा दो और सप्लाई कर्व का गैप थोड़ा कम रखो। कम कैसे रखना है, ये सब कैसे करना है, पहले सप्लाई इंक्रीज कर लो, सप्लाई इंक्रीज कर ली, चलो जी नया कर्व S2। अब डिमांड को इससे ज्यादा इंक्रीज कर दो, ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो, थोड़ा क्लियर रहेगा। यानी देखो इतना गैप था सप्लाई कर्व में और इससे ज्यादा गैप कर दिया डिमांड कर्व में, दोनों ही इंक्रीज करने थे, D2 नए डिमांड कर्व का नाम। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये E2 है। ये क्या बोल रहा है कि प्राइस OP2 जो कि पहले से ज्यादा है, क्वांटिटी OQ2 जो कि पहले से ज्यादा है, तो इंपैक्ट बनेगा, प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। अब इसी में थर्ड केस करना है, जहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज है, डिमांड में कम इंक्रीज है, यानी इस बार सप्लाई का गैप थोड़ा ज्यादा होगा, डिमांड का गैप थोड़ा कम होगा। तो जो कम वाला है ना, पहले उसको इंक्रीज कर लो, डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन होता है, अच्छे से गैप से इसको इंक्रीज कर लिया, चलो जी ये लो जी, डिमांड कर्व नया D2 है, ठीक है। सप्लाई कर्व इससे ज्यादा इंक्रीज होगा तो इसका गैप थोड़ा और ज्यादा कर दो, लो जी सप्लाई कर्व और ज्यादा इंक्रीज हुआ, तो इससे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन पे आना है ना। देखो नया इक्विलिब्रियम, दोबारा जा रहा हूं पुराने डायग्राम पे, जहां पर दोनों नए कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं वहां नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां पर दोनों नए कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इन केसेस में दोनों कर्व नए हैं ना, तो यहां पर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। इसने बोला इक्विलिब्रियम प्राइस P2 जो कि पहले से कम हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 जो कि पहले से ज्यादा है, पहले ये वाली थी ना, अभी है। तो कंक्लूजन क्या बनेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस विल डिक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज। अब बोलोगे सर इतने सारे याद कैसे करें, भाइयों ये याद नहीं कर रहे, जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, फॉर एग्जांपल इसका मैं क्वेश्चन बना दूं तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द इंपैक्ट व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, याद नहीं करना है, अपने मन में ही डायग्राम बना लो। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से बनाओ, डायग्राम बनाकर देखना, डायग्राम बनाने के बाद आपको पता लगेगा क्या हुआ, प्राइस कम हुआ या ज्यादा हुआ, क्वांटिटी कम हुई या ज्यादा हुई, फिर उसके हिसाब से कंक्लूजन लिखना है। इसको याद नहीं करना है, पहले बता रहा हूं, याद नहीं करना है। तो ये वो केसेस थे जब डिमांड और सप्लाई बढ़ रही है और उसमें अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है। अब केसेस वो बताऊंगा। अच्छा एक चीज और, मैं मार्किंग शुरू कर रखी थी यहां से, गाइस यहां पर आ जाओ। ये पहला डायग्राम था, ये दूसरा डायग्राम था, ये तो दोनों का मिक्स था, तो ये थर्ड नंबर का डायग्राम, ये फोर्थ नंबर का डायग्राम, ये थर्ड और फोर्थ का मिक्स है। फिर इसके बाद 3 केस बने हमारे, ये 5th नंबर का डायग्राम, ये 6th डायग्राम, ये 7th डायग्राम, 7 डायग्राम कर चुके हैं। आगे चलते हैं, जब दोनों डिक्रीज हो, डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, यहां पर इसमें भी 3 पैटर्न हैं, 3 क्लासिफिकेशन है। या तो दोनों बराबर रेशियो से डिक्रीज हो जाए, इक्वल प्रोपोर्शन लिखा है, यानी डिमांड भी 100 से 50 हुई है, सप्लाई भी 100 से 50 हो जाए, या फिर डिमांड की गिरावट थोड़ी ज्यादा हो, यानी ये 100 से 50 हो गया लेकिन सप्लाई में गिरावट थोड़ी कम है, 100 से 90, ये अलग केस बनेगा। और ऐसा सप्लाई के साथ भी हो सकता है, सप्लाई में गिरावट थोड़ी ज्यादा हो गई है 100 से 50, लेकिन डिमांड में 100 से 90 हुई है, तो दिस इज द केस व्हेन डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। इन तीनों केसेस को करेंगे। आप टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं टाइम टू टाइम पानी पीता रहता हूं। हाँ वो पुराने के भी स्क्रीनशॉट लेना, लग रहा है कि मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं तो बार बार आपको बताता हूं, तो अब इसकी स्पीड आप स्लो कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस यहां पर डायग्राम बनेगा जब दोनों डिक्रीज करेंगे, डिमांड और सप्लाई, यानी दोनों कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होंगे, सप्लाई कर्व उधर जाएगा, डिमांड कर्व नीचे आएगा, दोनों उल्टी तरफ शिफ्ट होंगे, लेकिन बराबर रेशो में, इक्वल रेशो होनी चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए। तो इक्वल बनाना देखना कितना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले डिमांड कर्व को मैं शिफ्ट कर देता हूं, यहां से लाइन लेकर आया, डिमांड कर्व ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया।
अब सप्लाई कर्व को शिफ्ट करूंगा तो सप्लाई कर्व यहां से यहां, ये मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा बन गया दोस्तों, लेकिन आप इसको स्ट्रेट लाइन बनाना, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनाना, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको यही मिलेगा। यहां पर फिर ये दिखाई देगा, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, यहां पर फिर ये दिखाई देगा कि प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, क्वांटिटी को देखो, क्वांटिटी पहले इतनी थी और फिर Q2 पे आके कम हो गई है। तो हेयर इज द कंक्लूजन, प्राइस विल नॉट चेंज, यानी नो चेंज इन प्राइस, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट इन दैट केस, लेकिन क्वांटिटी विल डिक्रीज, ये इंपैक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट केस में देखिए, जब डिक्रीज इन डिमांड ज्यादा है और डिक्रीज इन सप्लाई कम है, तो इसमें क्या करना है, दोनों को डिक्रीज करना है, ज्यादा डिक्रीज डिमांड में करना है। तो पहले सप्लाई को डिक्रीज कर लो, सप्लाई डिक्रीज कर लिया, ये ठीक ठाक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इसका नाम S2 दे दिया। अब डिमांड में डिक्रीज करना है, तो डिमांड में डिक्रीज ज्यादा करना है, तो ज्यादा गैप से डिक्रीज कर दिया, इस गैप से ज्यादा ये गैप है, इसका नाम D2। जहां पर दोनों नए कर्व ने एक दूसरे को काटा है वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2। और देखो यहां से पता लगा प्राइस P2 जो कि पहले से कम है, यहां पर पता लगी क्वांटिटी Q2 जो कि पहले से कम है, तो इंपैक्ट इज प्राइस भी कम हो गया इक्विलिब्रियम वाला, क्वांटिटी भी कम हो गई इक्विलिब्रियम वाली। नेक्स्ट केस में करेंगे, जब सप्लाई में गिरावट ज्यादा आ जाए तो डिमांड में गिरावट पहले कर लो, इस गैप से कर ली D2, सप्लाई में ज्यादा गैप से गिरावट कर दो, ये सप्लाई कर्व बना दिया, देखो ये ज्यादा गिरावट है, ये कम गिरावट है, दोनों नए कर्व ने एक दूसरे को यहां पर काटा, तो प्राइस जो दिखाई दिया वो पहले से ज्यादा है, क्वांटिटी जो दिखाई दी वो पहले से कम है। तो हियर इज द कंक्लूजन, इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल डिक्रीज इन दैट केस। तो ओके गाइस, ये कुछ केसेस थे जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और प्रैक्टिकल केसेस भी हो सकते हैं, दोनों डिक्रीज हो दोनों इंक्रीज हो। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि एक बढ़े दूसरा कम हो, एक कम हो दूसरा बढ़े, यानी डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के ऑपोजिट भी चल सकते हैं, ऑपोजिट भी इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। तो इसलिए अब केसेस करेंगे ऑपोजिट चेंज वाले, यानी इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई, इसमें भी 3 केस बनेंगे, और डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, इसमें भी 3 केस बनेंगे। केस क्या बनेंगे देखते हैं, पहले इसको कैच कर लेते हैं, इसको पकड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले डिमांड इंक्रीज कराएंगे और सप्लाई को डिक्रीज कराएंगे, इसको ही ध्यान में रखो। इन दोनों में इक्वल चेंज भी आ सकता है, जैसे कि देखो डिमांड इंक्रीज हुई है 100 से 400, तो सप्लाई भी 400 से अगर 100 हो जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। वैसे तो अगर मुझे यहां पर प्रैक्टिकल फिगर्स दिखानी चाहिए तो यहां पर पहले दोनों को इक्वल दिखाना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना, लाइक मान लो यहां पर 400 है, ठीक है, तो 400 से यहां पर कुछ भी इंक्रीज हो, मान लो 900 है, ठीक है, फिर यहां पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया डिमांड में, तो अब मुझे सप्लाई में भी उतना ही करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जिस गैप से मैंने इसको इंक्रीज किया उस गैप से इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। वो इमेजिनरी फिगर्स है, लेकिन मैं आपको बस ये फिगर दिखा के ये बताना चाहता हूं कि रेशो किस हिसाब से चेंज हो रही है, ठीक है ना, रेशो किस हिसाब से चेंज हो रही है, बस यही दिखाना चाहता हूं। अगर बोलो इंक्रीज इन डिमांड ज्यादा है, यानी डिमांड में ज्यादा इंक्रीज आ गया, जैसे कि मान लो 300 का इंक्रीज यहां पर आ रखा है, सप्लाई में उससे कंपेरेटिवली कम डिक्रीज है, तो 400 से 300 कम गैप है, ऐसे इंक्रीज इन डिमांड 100 से 200 हुई है सिर्फ, ठीक है और डिक्रीज इन सप्लाई बहुत ज्यादा है, ग्रेटर का साइन यहां पर है ना, तो यहां पर 300 का गैप है, 100 से 400 से 100 हो गया, ठीक है। ये 3 केस बनेंगे, तीनों में देखते हैं। पहला, जब डिमांड इंक्रीज करे और सप्लाई डिक्रीज करे, लेकिन गैप इक्वल होना चाहिए, तो मैं डिमांड को इंक्रीज कर दिया, ये राइटवर्ड शिफ्ट, अब इसी गैप से सप्लाई मुझे डिक्रीज करनी है, तो सप्लाई मैंने डिक्रीज कर दी सेम गैप से, आपको गैप का ध्यान रखना है, सप्लाई कर्व डिक्रीज हो गया, तो इंपैक्ट क्या हुआ, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आया E2, इससे पता लगा इक्विलिब्रियम प्राइस पहले से ज्यादा है तो बढ़ गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये नीचे ही चली गई, कोई बदलाव नहीं है, जितनी पहले थी उतनी ही है, तो दिस इज द केस जहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, इट इज कांस्टेंट। तो ये स्पेशल केस है, आप इससे पहले वाले कुछ केस में देख रहे थे कि प्राइस कांस्टेंट है, ये स्पेशल केस जिसमें क्वांटिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। नाउ अब एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है, सप्लाई में कम डिक्रीज है, तो पहले सप्लाई को डिक्रीज कर लिया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे, डिक्रीज का मतलब लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड को इंक्रीज करना है राइटवर्ड शिफ्ट, लेकिन ज्यादा गैप से, तो बहुत ज्यादा गैप से ही कर दिया, ठीक है। इसका नाम D2, इसका नाम S2, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, नए कर्व का नाम, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बना है जिसने दिखाया कि प्राइस पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गया P2, और ये दिखाया कि क्वांटिटी भी पहले से ज्यादा इंक्रीज हो गई Q2, तो इसका इंपैक्ट है प्राइस भी इंक्रीज और क्वांटिटी भी इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट केस इसका उल्टा चलेगा, यहां पर डिमांड बढ़ रही है लेकिन वो कम रेशो से, जिस रेशो से सप्लाई कम हो रही है, तो यहां पर डिमांड को बढ़ाना है, मान लो डिमांड बढ़ा दी मैंने D2, सप्लाई को कम करना है
इससे भी ज्यादा गैप से, तो इससे भी ज्यादा गैप ले लिया, ये ले लिया, चलो ठीक है, S2 नाम दिया है, ये ज्यादा गैप है, तो दोनों नए कर्व ने यहां पर कट किया। ये E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, पहले वाला ये था E1, तो यहां से देखो नए वाले ने प्राइस नया बनाया जो कि पहले से ज्यादा है, क्वांटिटी नई बनाई जो कि पहले से कम है, तो इंपैक्ट इज कि प्राइस बढ़ जाएगा और क्वांटिटी कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में ये चेंज आएगा। तो ये केसेस है। तो यहां पर डिमांड को बढ़ता हुआ दिखाया था, सप्लाई को कम होता हुआ दिखाया। अब दिखाएंगे डिमांड को कम होता हुआ और सप्लाई को बढ़ता हुआ। उसमें क्लासिफिकेशन देखो, देखिए या तो इन दोनों में इक्वल बदलाव आ सकता है, या जैसे कि ये 200 से 100 और ये 100 से 200, ये एग्जांपल है सिर्फ बदलाव के हिसाब से, ठीक है। या फिर डिमांड में ज्यादा गिरावट आ जाएगी, सप्लाई में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी, यानी डिमांड बहुत ज्यादा नीचे गिर गई, सप्लाई सिर्फ थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ी सी, ऐसा कुछ केस, ठीक है। यानी जैसे डिमांड 200 से 100 हो गई है, ज्यादा गिर गई, लेकिन सप्लाई 100 से 200 नहीं हुई, 100 से 150 हुई है, कम इंक्रीज आया है। यहां पर क्या है, सप्लाई में ज्यादा इंक्रीज आ गया एज कंपेयर टू डिक्रीज इन डिमांड, यानी डिमांड 100 से 150 कम डिक्रीज हुई है, लेकिन सप्लाई 100 से 200 ज्यादा गैप से इंक्रीज हो गई। तो ये तीनों केसेस यहां पर पढ़ेंगे। पहले में देख लेते, दोनों में इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज है, यानी जितनी मैं डिमांड को डिक्रीज करूंगा, यानी जितना मैंने डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है, उतना ही मुझे सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करना है, तो उतना ही मैंने सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट किया। तो देखा पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है E2, ठीक है। आप जरूर मेंशन करना कि नया सप्लाई कर्व S2 है, नया डिमांड कर्व D2 है, दोनों तरफ लिखना वो भी, ठीक है ना। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E2 है, इसने बताया कि प्राइस P2 हो गया अब, जो पहले से कम है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस तो कम हो जाएगा, क्वांटिटी में अगेन नो चेंज, ठीक है जी। नेक्स्ट केस में अब देखते हैं, डिमांड में गिरावट ज्यादा, सप्लाई में बढ़ोतरी के कंपैरिजन में। तो सप्लाई में बढ़ोतरी करनी है, बढ़ाना है सप्लाई को, मान लो इतना बढ़ा दिया, डिमांड में गिरावट बहुत ज्यादा करनी है, ज्यादा कर दी, ये इतना सा इंक्रीज हुआ था, सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो गया, डिमांड ज्यादा डिक्रीज हो गया, सॉरी। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये बना है, यहां पर प्राइस पहले से कम है और क्वांटिटी भी पहले से कम है, देखो थोड़ा सा गैप आया है चाहे, लेकिन आया है। इसी हिसाब से आपको मैनेज करना है कि गैप को ध्यान रखोगे तो आपका सही आंसर आएगा। तो इंपैक्ट क्या आया हमारा, प्राइस भी डिक्रीज हुआ, क्वांटिटी भी डिक्रीज हुई, दोनों। अगर डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई होगा तो। नेक्स्ट केस जहां पर डिमांड को डिक्रीज किया गया है कम, सप्लाई को इंक्रीज किया गया है ज्यादा, तो डिमांड को डिक्रीज कर लो, पहले डिमांड को डिक्रीज कर लिया, ये नया डिमांड कर्व D2। अब सप्लाई को इस गैप से ज्यादा से इंक्रीज करना है, सप्लाई को ज्यादा से इंक्रीज कर लिया, लो जी ये S2। तो दोनों ने कर्व ने यहां पर एक दूसरे को कट किया, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आया। इसने बताया कि नया इक्विलिब्रियम प्राइस P2 है जो कि पहले से कम है, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी Q2 है जो कि पहले से ज्यादा है। तो इंपैक्ट क्या बना, इक्विलिब्रियम प्राइस कम होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ये इंपैक्ट बने हैं, ठीक है गाइस। तो ये तीन केसेस मैंने आप लोगों को बताए इसके। यहां पर कॉमन बात जो है वो एक कंक्लूजन में बताऊंगा कि सब कुछ में क्या क्या कॉमन निकला, ठीक है। अभी और 16 डायग्राम हो गए हैं हमारे, ठीक है, 16 डायग्राम हो गए, मार्किंग करना फिर भूल गए थे, देखो अगर गिन रहे हो तो 7th ये था, ठीक है। 3 केस इसके बनेंगे, 8वां डायग्राम, 9वां डायग्राम, 10वां डायग्राम, ठीक है ना, ये 8 9 10, फिर 3 केस यहां पर बनाए 11 12 13, तो तीनों डायग्राम को क्रॉस करेंगे, अब ये कर लिए। फिर 3 केस ये थे 14th 15th और 16th, ये 16 डायग्राम बनाए हैं, ये 16th था, ठीक है ना। अब अलग 4 केसेस बनेंगे, यानी इलास्टिसिटी वाले केसेस, जब डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व आपका नॉर्मल नहीं होता, थोड़ा ज्यादा इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकता है। जब कोई चीज परफेक्टली इलास्टिक होती है डिमांड या सप्लाई में से, तो उसकी इलास्टिसिटी को हम इन्फिनिटी लिखते हैं, और कोई भी चीज सप्लाई कर्व अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है तो भी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। और जब किसी की इलास्टिसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो उसकी इलास्टिसिटी को हम 0 लिखते हैं, चाहे डिमांड कर्व हो या सप्लाई कर्व हो, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा, दोनों के दोनों ऐसे बनेंगे। तो केस देखिए, सबसे पहले लिखते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, डिमांड की इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है, तो डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनना चाहिए, ये स्पेशल डिमांड कर्व हो गया उन सभी केसेस से अलग। यानी सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व नॉर्मली बनेगा, जब सप्लाई कर्व नॉर्मल है S1, डिमांड कर्व D1 परफेक्टली इलास्टिक, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन पे होता है, यही है
इसके सामने जो भी प्राइस होगा यही लाइन प्राइस पे जाएगी P1 और यही लाइन क्वांटिटी पे जाएगी। ठीक है जी। अब बताओ कि डिमांड या सप्लाई में चेंजेस आएंगे तो इक्विलिब्रियम पे कैसे बदलाव आएगा। तो भैया ऐसे में क्या चेंजेस लाने हैं, अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, देखो प्राइस वही रहेगा, सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाएगी पहले से। अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से प्राइस तो उतना ही रहेगा लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने, ठीक है ना। तो सप्लाई में चेंज आएगा तो क्या दिखाना है यहां पर। अब देखिए, जब डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है तो डिमांड कर्व विल लुक लाइक दिस, लेकिन सप्लाई के बारे में बात नहीं हो रही तो सप्लाई कर्व नॉर्मल। तो अब सप्लाई कर्व ये बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट ये दोनों ने इंटरसेक्ट यहां पर किया है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 और इसके नीचे ही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1। तो अब करना क्या है, अगर सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो नया इक्विलिब्रियम ये बनेगा जिससे पता लगेगा प्राइस बढ़ गया लेकिन क्वांटिटी फिर वही सेम है। अगर सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो नया इक्विलिब्रियम फिर यही बनेगा, इससे पता लगेगा प्राइस कम हो गया लेकिन क्वांटिटी वही है। तो ये वैसे हर एक बुक में ये केसेस नहीं दिए हुए इलास्टिसिटी के, कुछ कुछ स्कूल में कराते हैं तो पूछ भी लेते हैं वो लोग, तो हमारी सावधानी है कि हम कुछ छोड़ कर ना जाए। तो गाइस यहां से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। अब बात करेंगे डिमांड की जगह सप्लाई की इलास्टिसिटी की। जब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई हो तो सप्लाई कर्व विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका नाम दिया सप्लाई कर्व है ये। डिमांड कर्व नॉर्मल मान लेते हैं, ये D1, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहां पर अगर डिमांड में कोई चेंज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई तो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर ये बताएगा कि प्राइस में कोई चेंज नहीं है। क्वांटिटी पहले Q1 थी, अब Q2 हो गई, बढ़ गई। अगर बोले कि डिमांड में डिक्रीज है तो डिमांड कर्व यहां बना दो, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये आ जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। प्राइस में फिर कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी में ही कमी आएगी, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगी तो सप्लाई कर्व विल लुक लाइक अ वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। डिमांड कर्व को नॉर्मल मान लो, नॉर्मल है, इसकी इलास्टिसिटी के बारे में बात नहीं हो रही है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला है, यहां पर प्राइस इतना है, क्वांटिटी इतनी है। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाए तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ये, प्राइस पहले से ज्यादा हो जाएगा, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाए बैकवर्ड तो प्राइस कम हो जाएगा लेकिन क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। सो दीज आर सम डायग्राम्स जो आपको जानने जरूरी हैं। ये लास्ट वाले 4 केसेस हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, हर स्कूल में नहीं कराए जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं शुरू वाले डायग्राम, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल कराए हैं दोस्तों, अब तुमसे सिंपल ऐसे भी नहीं पूछता। क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की बात करूं जो थोड़े से याद करने जरूरी है, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ द बायर, पॉपुलेशन मान लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इतने ही काम किया जिनसे डिमांड चेंज होती है। प्राइस ऑफ ऑन गुड नहीं लिखा, प्राइस ऑफ ऑन गुड मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व यानी लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है, उससे डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता। तो गाइस इनमें से बदलाव की वजह से वो बोल देगा, मान लो टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल हो गए तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हम बताना फेवरेबल हो गए तो उसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज इन डिमांड का केस बनाओ। अगर बोले इनकम ऑफ द बायर इंक्रीज हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा, हम बोलेंगे इनकम इंक्रीज हुई है तो नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ गई होगी, इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो गई होगी। तो 2 डायग्राम बन सकते हैं, नॉर्मल में इंक्रीज इन डिमांड का बना देना और इंफीरियर में डिक्रीज इन डिमांड का बना देना, या दोनों को कंबाइन करके एक साथ भी बना सकते हो। तो ऐसे फैक्टर्स काम करते हैं। अगर सप्लाई कर्व के जो फैक्टर्स होते हैं लाइक प्राइस ऑफ ऑन गुड, यहां पर भी काम नहीं करेगा, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व से रिलेटेड है। यहां पर प्राइस ऑफ इनपुट्स है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स है, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस है जिसमें टैक्स और सब्सिडीज आते हैं, क्लाइमेट चेंज है, इनमें भी कुछ बदलाव होगा तो सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो इन फैक्टर्स का वो एग्जांपल देगा, बोलेगा मान लो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया तो वहां पर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, कोई डिजास्टर आ गई तो वहां पर उस कमोडिटी का प्रोडक्शन तबाह हो जाएगा, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, तो लेफ्टवर्ड ये सप्लाई कर्व ऐसे शिफ्ट करेगा, डॉट 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 करके बना दिया ना, नया इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो जाएगा। देखो पहले इतना था, अब ये चेंजेस आ जाएंगे। तो ये मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है। अब यहां पर हमने कुछ केसेस किए थे जहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था लेकिन क्वांटिटी बदल रही थी। गाइस इसको ध्यान रखना है कि डिमांड और सप्लाई में कैसा बदलाव आता है जब प्राइस में चेंज नहीं आता। तो गाइस ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है, रिव्यू भी करके देखोगे आप। जब डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज करें या दोनों डिक्रीज करें
3 केस इसके बनेंगे, 3 केस इसके बनेंगे, 6 डायग्राम हो गए। लेकिन इक्वल रेशो का एक ही है, यहां पर भी इक्वल रेशो का एक ही है। जब 2 डायग्राम ऐसे थे प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली क्वांटिटी में चेंज आएगा। ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे भी डायग्राम देखे गए जहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में गाइस रिव्यू लेकर देखना डायग्राम में कहां कहां चेंज नहीं आया। मैं आपको बता देता हूं, जब दोनों प्राइस और डिमांड और सप्लाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे थे, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। ठीक है, उल्टा 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 जो भी है ना, लेकिन दोनों की रेशियो इक्वल है। इक्वल प्रोपोर्शन में अगर ऐसा होगा तो क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। ये बैक जाके आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा। दोस्तों इस हिसाब से मैंने आपको अभी एक टॉपिक्स और कंटेंट्स ओवरव्यू दे दिए हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे कैसे डायग्राम बनते हैं। बाकी अगर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर उसका कैसे लिखना है आपको। आपको आंसर में शुरू में ही यहां पर कंक्लूजन लिखना है, फिर बनाना है डायग्राम, और फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। आप बोलोगे सर शुरू में कंक्लूजन कैसे लिखूं। देखो गाइस हमें पूरे नंबर लेने हैं। ठीक है, मान लिया क्वेश्चन आया है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, और मैंने बोला याद करना ही नहीं। याद नहीं करना तो सबसे पहले आप अपने आंसर शीट में 2 लाइन खाली छोड़ो कंक्लूजन के लिए, फिर डायग्राम बना लो। इंक्रीज इन डिमांड का इंपैक्ट बताना है तो देखो ये तो नॉर्मल डायग्राम बनेगा ही बनेगा। अब डिमांड को इंक्रीज करके देख लो, डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी, तो यहां पर इंपैक्ट पता लगा कि प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो बस डायग्राम बना लिया, उसके ऊपर कुछ लाइंस खाली छोड़ी थी। अब यहां पर ये लिख दो, लिखो ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड इक्विलिब्रियम प्राइस विल राइज या इंक्रीज एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, ये लिख दिया। एंड इट इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग डायग्राम, फिर डायग्राम बनेगा, यानी डायग्राम तो तुमने बना ही दिया। डायग्राम साफ सुथरा, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है क्वांटिटी, ये सब बताना है। पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, पुराने डिमांड कर्व की जो भी आपने अब्रिविएशन यूज किया D1 या D0 यूज कर लिया हो, उस हिसाब से बताना है। ठीक है, डायग्राम को फिर एक्सप्लेन करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे क्या लिखा है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, इनिशियल डिमांड कर्व कौन सा है, इनिशियल सप्लाई कर्व, इनिशियल सब कुछ बता के फिर न्यू डिमांड कर्व इज D1, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1, न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज व्हाटएवर, जो भी आप सिंबल यूज कर रहे हो उनके नाम लिखने हैं। तो ये तरीका है। लेकिन देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चेन रूल भी होता है, बहुत स्पेशल है ये चेन रूल गाइस। चेन रूल का फॉर्मूला हमेशा काम करता है, चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे आपने डायग्राम बनाया है 1 बाय 1 वैसे वैसे स्टेप्स में इसको एक्सप्लेन करो। तब आपको कोई पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशन मत देना, डायग्राम की पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन देनी है। होना क्या है देखो, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, अगेन मैं क्वेश्चन यही वाला पकड़ता हूं कि इंक्रीज इन डिमांड का क्या फर्क पड़ेगा। मान लो यहां पर बता रहा हूं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है ना। तो आपने स्टेप 1 में लिखना है इनिशियल इंफॉर्मेशन कि इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है, इक्विलिब्रियम प्राइस OP1 है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ1 है, इनिशियल डिमांड कर्व D1, इनिशियल सप्लाई कर्व S1। फिर सेकंड स्टेप में बताना है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, नया डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होता हुआ दिखाया है जो कि ये D2 है। सेकंड स्टेप में बता दिया। थर्ड स्टेप में ये बताना है कि देखिए नया डिमांड कर्व, डिमांड इंक्रीज हो गई है, तो इस इंक्रीज्ड डिमांड से अब क्या है, अब डायग्राम के पीछे की इकोनॉमिक्स, ये डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से सप्लाई में मूवमेंट आएगा और सप्लाई आगे चली जाएगी। यानी इस पॉइंट पर डिमांड ज्यादा थी, यानी डिमांड तो खुद पहुंच गई थी ज्यादा, सप्लाई बेचारी यही थी, तो एक्सेस डिमांड का पॉइंट मेंशन कर सकते हो कि यहां पर डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। फिर प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ने लगेगी, तब तक बढ़ने लगेगी जब तक ये वाला पॉइंट अचीव नहीं हो जाता और मार्केट इक्विलिब्रियम वापस नहीं मिल जाता E2 पर। ठीक है, और ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है, 6 पॉइंट आ जाएगा एक्सप्लेनेशन में, कि नया इक्विलिब्रियम प्राइस यहां पर OP2, नई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहां पर OQ2 जो कि पहले से ज्यादा है। यहां पर कंक्लूजन के तौर पर ये बता देना है। वैसे हर जगह ये चेन रूल मांगते नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया कि चेन स्टेप्स में, चेन रूल में उसको एक्सप्लेन करो, तो 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज तुम ऐसे भी एक्सप्लेन कर दोगे शुरू में कंक्लूजन वाला पॉइंट। अच्छा हाँ, जब भी आंसर दोगे तो लिखना मत कंक्लूजन, मतलब ये हेडिंग्स नहीं लिखनी है, ये एक फॉर्मेट है आंसर देने का गाइस। तो यूनिट 4
पूरी कंप्लीट करा दी मैंने आप लोगों को, यूनिट 3 भी पूरी कंप्लीट करा दी। इसके बाद मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करना चाहता हूं, आप अपने हिसाब से इसकी तैयारी करो। अगर आपको चाहिए कि सर नहीं पहले ही इसके इंपॉर्टेंट बता दो तो वो बता दूंगा। आगे से जो भी अब वीडियोस आएगी दोस्तों तो वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आएगी, वहां पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाऊंगा। स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में आपको पता ही है मेजर ऑफ डिस्पर्जन में ज्यादा है नहीं, ठीक है, कोरिलेशन में भी ज्यादा है नहीं, कुछ डिलीट हो गया है, इंडेक्स नंबर में से भी कुछ डिलीट हो गया है। डिलीटेड पोर्शन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, स्ट्रैटेजिक वीडियो हमने बना रखी है, पढ़ ले 11th वाले चैनल हमारा है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो प्लीज, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि क्या अच्छा लगा आपको। जब सब्सक्राइब करोगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ना, और पता लगता रहेगा। तो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जरूर देखना। अगली वीडियो में स्टैट्स शुरू करेंगे और मेजर ऑफ डिस्पर्जन शुरू करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नमस्कार।